चीन की अर्थव्यवस्था अब डिफ्लेशन के दायरे में आ गई है, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा समय में पहली बार जुलाई के महीने में कंज्यूमर प्राइस में गिरावट देखने को मिली है। डिफ्लेशन का मतलब है महंगाई दर का नेगेटिव जोन में चले जाना। इन्फ्लेशन को आंकने वाला आधिकारिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 1 साल के पहले की तुलना में जुलाई में 0.3% गिर गया। जानकारों का कहना है कि इससे चीन की सरकार पर मांग में दोबारा जान फूंकने का दबाव बढ़ गया है। इससे पहले आयात और निर्यात के आंकड़े जारी हुए थे, जो कि काफ़ी कमज़ोर थे। इससे चीन की कोरोना महामारी के बाद की रिकवरी से जुड़ी रफ्तार पर सवाल उठे। चीन इन दिनों स्थानीय सरकार पर बढ़ते कर्ज से जूझ रहा है और रियल एस्टेट मार्केट में भी बहुत सी चुनौतियां हैं। नौजवानों के बीच रोजगारी दर भी रिकॉर्ड स्तर पर है। इस नंबर पर खास नज़र है क्योंकि इस साल 1.15 करोड़ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट चीन के जॉब मार्केट में दाखिल होने की तैयारी कर रहे हैं। गिरती कीमतों ने चीन के लिए कर्ज में कमी लाने का काम और मुश्किल कर दिया है और इसकी वजह से बाकी चुनौतियां भी पैदा हुई है, जैसे ग्रोथ की धीमी रफ्तार। इन्वेस्टमेंट फर्म EFG एसेट मैनेजमेंट की डेनियल मरेगा का कहना है कि ऐसी जादू की कोई भी छड़ी नहीं जो कि चीन में इन्फ्लेशन को उठा दे। उदार मौद्रिक नीति से ज़्यादा सरकारी खर्च और कम टैक्स के मिश्रण से ऐसा किया जा सकता है। आखिर चीन में कीमतें गिरना कब शुरू हुई थी? कोरोना महामारी से जुड़ी पाबंदियां हटने के बाद ज़्यादातर विकसित देशों ने उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी दर्ज की। जिन लोगों ने बचत की थी वो अब खर्च करने की स्थिति में आ गए और कंपनियां बढ़ती मांग के हिसाब से माल तैयार करने में जूझने लगी। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, जिसने युद्ध की शक्ल ले ली। इसके अलावा सीमित आपूर्ति के बीच सामान की बढ़ती मांग ने कीमतें बढ़ा दी। लेकिन चीन में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ कोरोना वायरस के नियम ने हथकड़े थे। जब अर्थव्यवस्था इससे उबरने की कोशिश कर रही थी तो कीमतें उस हिसाब से नहीं बढ़ी। हकीकत में चीन की अर्थव्यवस्था बीते कई महीनों से डिफ्लेशन के मुहाने पर खड़ी थी, लेकिन कमज़ोर मांग की वजह से इस साल ये लाइन सपाट हो गई। चीन के मैन्युफैक्चरर जो कीमतें वसूलते हैं वो भी गिर रही है। इन्हें फैक्ट्री गेट दाम कहा जाता है। हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर एलिजिया गरासियो का कहना है कि ये चिंता की बात है कि चीन में मांग घट रही है जबकि बाकी दुनिया जाग रही है। डिफ्लेशन से चीन को मदद नहीं मिलने वाली, कर्ज का बोझ और बढ़ जाएगा। ये सब अच्छी खबर नहीं है। चीन बड़ी मात्रा में ऐसा सामान बनाता है जो दुनिया भर में बेचे जाते हैं। किसी देश में अगर लंबे समय से डिफ्लेशन की स्थिति बनी रहती है तो इससे एक फ़ायदा ये हो सकता है कि दुनिया के बाकी हिस्सों में सामानों की कीमत कम हो सकती है। वैसे अगर चीन का कम कीमत का सामान ग्लोबल मार्केट में भारी संख्या में पहुंचेगा तो इससे दूसरों देशों के मैन्युफैक्चरर पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। इससे बिजनेस में होने वाला निवेश प्रभावित हो सकता है और रोजगार में कमी भी आ सकती है। चीन की अर्थव्यवस्था पहले से ही कई मुश्किलों से घिरी हुई है। कोरोना महामारी के बाद उसे जिस गति से ऊपर उठना था वैसा नहीं हुआ। हाल ही में जारी आधिकारिक आंकड़ों से पता चला कि चीन में पिछले साल की जुलाई महीने की तुलना में इस साल जुलाई में एक्सपोर्ट 14% गिरा है, जबकि इंपोर्ट 12.4% गिरा है। इन आंकड़ों ने इस आशंका को और बढ़ा दिया है कि चीन की आर्थिक विकास दर इस साल और धीमी हो सकती है।